हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ लेबर लॉ के ऊपर 16वां वीडियो लेक्चर। अब तक मैं 15 वीडियो लेक्चर आपके लिए ला चुका हूँ और उम्मीद है आपको उनसे काफी लाभ मिला होगा। आज बारी है 16वें वीडियो लेक्चर की। लेबर लॉ के ऊपर जहां एक तरफ ये 16वां वीडियो लेक्चर है, वहीं इन दिनों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 चल रहा है और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के ऊपर ये 11वां वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। शुरुआत करते हैं धारा 25 क से। ये जो प्रावधान है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर अध्याय 5A में जोड़े गए हैं, अध्याय 5K में जोड़े गए हैं। 5K में जो प्रावधान जोड़े गए हैं ये शुरुआत में जब अधिनियम बना था तब नहीं थे, सन 1953 में इसे बाद में जोड़ा गया। चूंकि बाद में जोड़ा गया है इसलिए धाराओं का क्रम आपको ऐसे देखने को मिलेगा 25K, 25ख, 25G, 25G, 25ड़, 25च, इस तरह से आपको क्रम में मिलेगा। सब धारा 25 के साथ में ही बाद में जोड़ा गया ये अध्याय है। अंग्रेजी में अगर बात करें इस अध्याय का नाम है ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट। हिंदी अगर करें ले ऑफ की तो अधिकतर किताबें में आपको जबरी छुट्टी इसकी हिंदी देखने को मिलेगी, लेकिन कई जगह आपको इसकी हिंदी कामबंदी भी मिलेगी। इसीलिए मैं आपको दोनों ही हिंदी बता रहा हूं, कामबंदी और जबरी छुट्टी। फिर से बता देता हूं, ज्यादा सामान्य हिंदी ले ऑफ की या हम ज्यादा मान्यता प्राप्त हिंदी कह सकते हैं जबरी छुट्टी। ले ऑफ की हिंदी है जबरी छुट्टी, लेकिन कामबंदी भी आपको कई जगह देखने को मिलेगी। यहां एक जगह भ्रम होगा, उपक्रम बंदी और कामबंदी ये एक जैसे शब्द लगेंगे, थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। उपक्रम बंदी जिसको अंग्रेजी में क्लोजर बोलते हैं, उसके अंतर्गत पूरे ही उपक्रम को बंद कर दिया जाता है, सदा सदा के लिए बंद कर दिया जाता है, तो वो होता है उपक्रम बंदी। और ले ऑफ या कामबंदी जिसको बोलते हैं, जिसकी सही हिंदी जबरी छुट्टी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि मजदूर का कोई वर्ग, चाहे एक मजदूर या एक से ज्यादा कुछ मजदूरों को काम नहीं दिया जाता और उन्हें यह कहा जाता है कि या तो रॉ मटेरियल नहीं है या किसी और कारण से कहते हैं या डिमांड नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, तो जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं उनको वहां काम नहीं मिल पाता और उनको घर भेज दिया जाता है, तो उसे कहेंगे जबरी छुट्टी। जबरी छुट्टी के अंदर मुआवजा के प्रावधान रखा गया है, तो उसको हम देखेंगे। और छंटनी जब करते हैं, छंटनी होता है कि जब स्टाफ की अधिकता हो गई और परिस्थितियां बदल गई है, उसके कारण से इतना काम नहीं है कि अधिक स्टाफ की आवश्यकता हो, तो कुछ स्टाफ को सदा सदा के लिए कम कर दिया जाता है, तो उसे छंटनी कहा गया है। छंटनी से संबंधित प्रावधान है वह भी इसी अध्याय में दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा अध्याय जो है ले ऑफ और रिट्रेचमेंट से संबंधित जो अध्याय है उसे हम चालू कर रहे हैं। ले ऑफ जिसकी हिंदी जबरी छुट्टी हुई है और कामबंदी भी है, दोनों ही ले ऑफ की हिंदी है और रिट्रेचमेंट की हिंदी है छटनी, इसे आप याद कर लें। शुरुआत करते हैं धारा 25 क से। 25 क में लिखा गया है, धारा 25 ग से लेकर धारा 25 ड़ तक का लागू होना। कहां लागू होना उसके बारे में बताया गया है। धारा 25 क से लेकर धारा 25 ड़ तक, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती है। दोनों कौन सी? 25 ग भी आती है और 25 ड़ भी आती है, तो कुल मिलाकर 3 धारा हुई, 25 ग, 25 घ और 25 ड़। इसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती है। उन औद्योगिक स्थापनों को जिन्हें अध्याय 5ख लागू होता है, 5ख हमारे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे, अभी तक मैंने बताया नहीं, वह भी छंटनी से संबंधित विशेष प्रावधान है, उसके ऊपर लागू होता है। जिन्हें 5ख लागू होता है, अथवा ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जिनमें पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिवस को औसत 50 से कम कर्मकार नियोजित रहे हैं। यानी कि अगर एक दिन का औसत निकाला जाए, महीने में एक दिन का औसत निकाला जाए, तो वह औसत 50 से कम मजदूरों का रहा है। ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जो मौसमी प्रकार के हैं या जिनमें काम केवल आंतरिक रूप से होता है, लागू नहीं होगी। मौसमी उद्योग किसे कहते हैं? मौसमी उद्योग वह कहते हैं जो किसी विशेष मौसम में ही काम करते हैं, बाकी जगह उनका कोई उपयोग नहीं होता। जैसे हम कह सकते हैं राखी बनाने वाले उद्योग, जो सिर्फ राखी के दिनों में ही काम करते हैं और राखी बनाते हैं। इसी तरह से होली के रंग से संबंधित उद्योग हो सकता है, दिवाली से संबंधित कोई उद्योग हो सकता है जो केवल दिवाली के पटाखे बनाए या दीपावली के दीपक बनाए।
इसी तरह से कुछ मौसमी उद्योग तो हो सकते हैं अन्य, जैसे कूलर बनाने का उद्योग है जो सिर्फ गर्मी में ही कूलर बनाने का काम करते हैं। पतंग बनाने का उद्योग हो गया, ये भी मौसमी तरह का उद्योग हो गया। और भी कई तरह के हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं चुनाव से संबंधित मौसमी हो सकता है। कई उद्योग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। चुनाव के समय वो झंडी बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, या फिर पैम्पलेट बनाते हैं, या बांटने का काम होता है, कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ उनका काम भी समाप्त हो जाता है। तो ये सभी इस तरह के मौसमी प्रकार के उद्योग की श्रेणी में आते हैं, तो वहां पर ये लागू नहीं होंगे। क्या लागू नहीं होगा, अब इसको वापस एक बार सारांश में देखते हैं। धारा 25 ग से लेकर 25 ड़ तक के उपबंध उन औद्योगिक स्थापनों को जिन्हें अध्याय 5 ख लागू होता है, जहां जहां 5 ख लागू होगा वहां वहां 25 ग से 25 ड़ तक के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसका मतलब यह, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, ख के नीचे लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगा। ठीक है, जहां भी 25 ख लागू हो गया वहां 25 का ये जो अध्याय हम देख रहे हैं वे लागू नहीं होंगे। ऐसे औद्योगिक स्थापनों को जिनमें पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिवस को औसतन 50 से कम मजदूर है, जहां औसत 50 से कम मजदूर किसी एक दिन रहते हैं, यानी महीने भर का औसत निकाल कर देखें तो प्रतिदिन का औसत 50 से कम मजदूरों को आता है, वहां पर यह प्रावधान इसके लागू नहीं होंगे और मौसमी उद्योग में लागू नहीं होंगे। तो 3 श्रेणियां बताई गई है जहां 25 ग से 25 ड़ लागू नहीं होंगे, जहां पर अध्याय 5 ख लागू हो गया, जहां 50 से कम मजदूर है, और जहां मौसमी प्रकार का काम होता है। इसके साथ इसमें क्या लिखा हुआ है, या जिनके काम केवल आंतरिक रूप से होते हैं। आंतरिक रूप से होते हैं, ये कठिन शब्दावली है, थोड़ा इसको भी समझे। जहां काम आंतरिक रूप से होता है यानी केवल अंदर का अंदर काम किया, लेकिन उसमें बाहर से कहीं कोई लेना देना नहीं होता। घर के अंदर रंग रोगन का काम हुआ, घर के अंदर आंतरिक रूप से आपने करवाया कुछ समय तक, लेकिन उसके बाद रंग रोगन का काम होते ही आपने उन्हें रवाना कर दिया। इसी तरह से कुछ मजदूर और भी हो सकते हैं जो कारखाने के अंदर आपका रंग रोगन या फिर कोई लकड़ी का काम करने के लिए, ये आंतरिक रूप से जो छोटा मोटा काम किया, घरेलू स्तर के जो काम किए हैं, तो वह अगर काम करते हैं तब भी वहां जबरी छुट्टी और छंटनी से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। बरसी लाइट रेलवे कंपनी बनाम के.एन. जोगलेकर का मामला है 1957 का। इस केस में कहा गया कि यदि नियोजक अपने उद्योग को पूर्णतया बंद कर देता है, जिससे समस्त श्रमिकों को काम से मुक्त कर दिया जाता है, तो वह छंटनी नहीं मानी जाएगी, वह बंदी है। और बंदी कौन सी, उपक्रम बंदी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो नियोजक अगर उद्योग को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिससे सभी श्रमिकों को काम से मुक्त कर दिया जाता है, वो छंटनी नहीं है। छंटनी में तो मैंने आपको बताया कि मजदूरों में की कुछ संख्या को कम किया जाता है, कुछ संख्या को कम किया जाता है, बाकी मजदूर यथावत बने रहते हैं। और जब जबरी छुट्टी की बात करते हैं तो जो दैनिक वेतनभोगी है, केवल उनको काम से इनकार कर दिया जाता है कि आज काम नहीं है, इसलिए आपको वेतन भी नहीं देने की इच्छा है, तो जबरी छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन सरकार कहती है आप ऐसे ही किसी को उम्मीद से बुलाते हो और बाद में खाली भेज देते हो, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, जिसके प्रावधान हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं उपधारा 2 के अंदर। उपधारा 2 कहती है कि यदि यह प्रश्न उठे कि कोई औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं, अथवा उसमें काम केवल आंतरिक रूप से होता है या नहीं, तो उस पर समूची सरकार का जो विनिश्चय होगा वो अंतिम होगा। समूची सरकार तय करेगी। अगर वो केंद्र सरकार का उद्योग है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से संबंधित उद्योग के मामले में राज्य सरकार तय करेगी कि ऐसे उद्योगों को मौसमी प्रकार का माना जाए अथवा नहीं माना जाए। स्पष्टीकरण है इस धारा में और धारा 25 ग, 25 घ और 25 ड़ में जहां कहीं भी औद्योगिक स्थापन शब्द आ गया, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शब्द आ गया, उससे क्या मतलब है वह इसमें समझाया गया है। कारखाना अधिनियम की धारा 2 के खंड ड़ में यथा परिभाषित कारखाना शब्द है, वो भी एक तरह का औद्योगिक स्थापन है। खान अधिनियम के अंतर्गत अगर खान की कहीं परिभाषा लिखी गई, वह खान भी एक तरह का इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि औद्योगिक स्थापन है। और बागान श्रम अधिनियम 1951 के अंतर्गत अगर कोई बागान आता है तो वह बागान भी इस अध्याय के अंतर्गत औद्योगिक स्थापन की श्रेणी में आता है। इसे जरूर ध्यान में रखना है।
लेकिन मुख्य प्रश्न जो उपधारा 2 में था 25 क के उपधारा 2 में कि यदि यह प्रश्न उठे कि औद्योगिक स्थापन मौसमी प्रकार का है या नहीं और उसमें काम केवल आंतरिक रूप से होता है या नहीं, तो उस पर समुच्चय सरकार ने जो भी विनिश्चय दिया वह अंतिम होगा, उसे किसी तरह से कोई चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं धारा 25 ख निरंतर सेवा की परिभाषा। मैं आपको बता दूं कि जबरी छुट्टी के प्रावधान जो है, या जबरी छुट्टी के बारे में प्रतिकर उन्हें मिलता है जो मजदूर निरंतर सेवा में है। निरंतर सेवा किसे माना गया है उसी को इसमें बताया गया है। 25 ख के अंदर निरंतर सेवा की परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले उपधारा 2(1) है, यहां से शुरू करते हैं। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए यह बात कि कर्मकार किसी कालावधि में निरंतर सेवा में रह चुका है उस दशा में कही जाएगी जिसमें कि वह उस कालावधि में अविच्छिन्न सेवा में रहा है, जिसके अंतर्गत वह सेवा आती है जो रुग्णता या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो, या तालाबंदी या काम के ऐसे बंद हो जाने के कारण जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई हो। निरंतर सेवा किसे माना गया है उसे 25 ख की उपधारा 1 में बताया गया है कि यह बात कि कर्मकार किसी कालावधि में निरंतर सेवा में रह चुका है, कब कहा जाएगा उसे बताया गया। निरंतर यानी कि कंटिन्यू जो सर्विस है उसे कब कंटिन्यू सर्विस माना जाएगा, उस दशा में कही जाएगी जिसमें कि वह उस कालावधि में अविच्छिन्न सेवा में रहा हो, बिना ब्रेक के रहा हो, अनइंटरप्टेड रहा हो, बिना किसी बाधा के अगर वो नौकरी करता है तो उसे अविच्छिन्न सेवा की श्रेणी में माना जाएगा। बिना किसी बाधा के और बिना किसी ब्रेक के वो अगर नौकरी कर रहा है तो उसे अविच्छिन्न माना जाएगा। और इसके अंतर्गत वह सेवा भी आती है, यानी कुछ सेवाएं आती है जिन्हें ब्रेक नहीं माना गया है। वो क्या है? रुग्णता, सिकनेस, मेडिकल लीव पे अगर कोई रहता है तो उसे कंटिन्यू सर्विस ही माना जाएगा। प्राधिकृत छुट्टी, ऑथोराइज्ड लीव, यानी कि जो अनुमति लेने के बाद में जो छुट्टी ली जाती है वह सभी प्राधिकृत छुट्टी है, और ऐसी छुट्टी के स्थिति के अंदर वह निरंतर सेवा के अंदर ही माना जाएगा। दुर्घटना, कोई दुर्घटना हो गई काम के दौरान फैक्ट्री में ही और उसका जब तक इलाज चल रहा है उसके कारण वह नहीं आ पा रहा है तब भी निरंतर सेवा मानी जाएगी। यह ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो, ऐसी हड़ताल जो अवैध नहीं है, अवैध हड़ताल नहीं है यानी कि वैध है हड़ताल, वैध कारण से की गई है, तो ऐसी अगर हड़ताल है और उस हड़ताल के कारण काम पे नहीं आ रहा तब भी उसे निरंतर सेवा माना जाएगा। या तालाबंदी हो गई मालिकों के द्वारा और उसके अंदर मजदूरों की कोई गलती नहीं है, मजदूर तो आना चाहते हैं लेकिन मालिकों ने तालाबंदी कर रखी है, तब भी वह मजदूर निरंतर सेवा में माने जाएंगे। या काम के ऐसे बंद हो जाने के कारण जो कर्मकार के किसी कसूर की वजह से न हो, विच्छिन्न हो गई हो, कर्मकार की गलती नहीं होनी चाहिए और बिना कर्मकार की गलती के अगर वहां काम नहीं दिया जा रहा है या किसी कारण से विच्छिन्न हो गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वह निरंतर सेवा माना जाएगी। काम बंद हो गया और कर्मकार की उसमें गलती नहीं है तो वह लगातार कंटिन्यू सर्विस मानी जाएगी। और बाकी स्थितियों में हम यही कहेंगे कि अविच्छिन्न सेवा अगर है तभी वो कंटिन्यूटी माना जाएगा, कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। वरना अगर विच्छिन्न हो गई है, ब्रेक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह निरंतर सेवा नहीं मानी जाएगी। तो वापस ध्यान से देखें इसको कि निरंतर सेवा में है तभी जबरी छुट्टी से संबंधित इस अध्याय के जो लाभ है उनको उठाने का हकदार होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सेवा को विच्छिन्न नहीं माना जाएगा। वो है रुग्णता यानी कि बीमारी, प्राधिकृत छुट्टी, दुर्घटना या वैध हड़ताल के कारण से ब्रेक आना या तालाबंदी या काम के ऐसे बंद हो जाने के कारण जो कर्मकार के किसी गलती की वजह से न हो, अगर ब्रेक आ गया तो भी उसे कंटिन्यू सर्विस ही माना जाएगा। अब देखते हैं उपधारा 2, जहां की कर्मकार 1 साल या 6 मास की कालावधि के लिए खंड 1 के अर्थ के अंतर्गत निरंतर सेवा में नहीं रहा है। वहां क्या होगा? 1 साल तक अगर निरंतर सेवा में नहीं रहा है तो कैसा कहा जाएगा?
उसके बारे में बताया गया है। यदि उसने उस तारीख से जिसके प्रति निर्देश से गणना की है पूर्व के 12 कैलेंडर मास की अवधि के दौरान ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है 190 से तथा किसी अन्य दशा में 240 से अन्यून दिन किसी नियोजक के दिन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह 1 वर्ष की कालावधि के लिए उस नियोजक के दिन निरंतर सेवा में रह चुका है। 1 वर्ष के लिए निरंतर सेवा में कब माना जाएगा उसकी गणना दी गई है। जरूरी नहीं है कि साल के 365 दिन पूरा वो हाजिर रहे, उपस्थित रहे, तभी उसे निरंतर सेवा में माना जाएगा। निरंतर सेवा में मानने के लिए उपधारा 2 में 25 ख की उपधारा 2 में कुछ शर्तें दी गई है। अगर उन शर्तों की पालना हो गई तब भी उसे निरंतर सेवा में माना जा सकता है। क्या है शर्तें, उसके ऊपर विचार करते हैं। 1 साल की सेवा कब मानी जाएगी? उसने उस तारीख से, जब हम गणना कर रहे हैं 1 साल की, पहले के 12 महीने के दौरान में, यानी जिस तारीख से कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, उससे 12 महीने पहले के जो 1 साल का पीरियड है उसमें, उस पीरियड में अगर वो खान के अंदर जमीन के नीचे काम करता है तो 190 दिन काम कर दिया 365 में से, तो माना जाएगा 1 साल की रेगुलर सर्विस है। और अन्य दशाओं में और कोई उद्योग है जहां जमीन के ऊपर काम होता है या और कोई स्थिति है, वहां साल में 240 दिन अगर किसी ने काम कर लिया तो माना जाएगा निरंतर सेवा में है। साल में 240 दिन सामान्य स्थितियों में और खान के नीचे काम करता है, जमीन के नीचे काम करता है, तो 190 दिन साल में काम कर लिया तो माना जाएगा 1 साल की निरंतर सेवा है। इस तरह से देखेंगे। अब देखते हैं ख के अंदर, यदि उस तारीख से जिसके प्रति निर्देश से गणना की है पूर्व के 6 कैलेंडर मास की गणना करनी है तो कैसे करेंगे? ऐसे कर्मकार की दशा में जो खान में भूमि के नीचे नियोजित है 95 दिन काम कर लेता है, पूरे 6 महीने से में 95 दिन काम कर लेता है तो माना जाएगा 6 महीने की निरंतर सेवा में है। और अगर अन्य दशाओं में 120 दिन काम कर लेता है पिछले 6 कैलेंडर मास में, तो हम ये मानेंगे कि वह पिछले 6 महीने से निरंतर सेवा में बना हुआ है। 120 दिन से ज्यादा काम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 1 दिन भी कम हो गया तो विवाद का विषय हो जाएगा, फिर ऐसी स्थिति में न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन अगर 120 दिन अन्य सामान्य स्थिति में और खान के नीचे काम करने पर पूरे 95 दिन, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए, अन्यून दिन लिखा हुआ है, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए, पूरे 95 दिन काम कर लिया, तब हम ये समझेंगे कि वह पिछले 6 महीने से निरंतर सेवा में रहने वाला व्यक्ति है। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। खंड 2 के प्रयोजन के लिए उन दिनों की जिनको कर्मकार ने नियोजक का दिन वास्तव में काम किया संख्या में वे दिन भी सम्मिलित होंगे। कौन से दिन? यानी कि जब हम 6 महीने की या साल भर की निरंतर सेवा की बात कर रहे हैं, कि निरंतर सेवा में है, और निरंतर सेवा के अंदर कुछ दिन और है वह भी गिने जाएंगे, उसको हम देखते हैं। उसके किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 के अधीन बनाए गए स्थायी आदेशों द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उस औद्योगिक स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी जबरी छुट्टी की गई है। यानी कि या तो उसका मालिक वर्ग के साथ, नियोजक वर्ग के साथ कोई एग्रीमेंट हो गया है, कोई करार हो गया है, उसके कारण से वह नहीं आया है, कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, या कोई स्थायी आदेश है वो लागू होता है उसके कारण से, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के अंदर कई मजदूर आए नहीं थे, लंबे समय तक स्थायी आदेश था, उस दौरान में उन्हें नियमित सेवा में माना जाएगा। इस अधिनियम के अधीन या इस औद्योगिक स्थापन को लागू अन्य विधि के अधीन, चाहे तो इस अधिनियम के अधीन या कोई दूसरा लेबर लॉ लागू है, उसके कारण से अगर कोई लाभ मिल रहा है, छुट्टी का लाभ मिल रहा है, तो उसके अधीन अनुज्ञात अगर कोई कामबंदी या जबरी छुट्टी की गई है तब भी उसे नियमित सेवा में ही माना जाएगा। ये दिन उसे माने जाएंगे। पूर्व के वर्षों में पूरी मजदूरी वाली छुट्टी पर आया है। कुछ ऐसी स्थिति भी होती है कि जब मजदूर को छुट्टी पे जाने का अधिकार भी होता है और उसे फुल वेज लेने का अधिकार भी होता है। ऐसी स्थिति में जब वो पूरी मजदूरी ले रहा होता है तब भी वह निरंतर सेवा में ही माना जाएगा। ये उसे स्पष्टीकरण के अंतर्गत लाभ मिला हुआ है। वह अपने नियोजकों से अपने अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा हो। ऐसी दुर्घटना हो जिसके कारण अस्थायी निःशक्तता हो गई हो, उसे
एक्सीडेंट के कारण कोई प्रॉब्लम आ गई हो, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट आ गया है कोई, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे कुछ लाभ मिलेगा। और नारी की दशा में अगर वो प्रसूति पर रही है, प्रसूति अवकाश पर, किंतु ये दिन ऐसे सम्मिलित होंगे कि ऐसी प्रसूति छुट्टी की कुल कालावधि 12 महीने से अधिक नहीं हो। 12 महीने की अवधि तक अगर उसने मैटरनिटी लीव ली है तो भी उसे निरंतर सेवा में माना जाएगा। और 12 महीने से अधिक लेता है तो फिर कानून के दूसरे प्रावधान लागू हो जाएंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे मैटरनिटी लीव वाला जब टॉपिक देखेंगे तो उस समय बात करेंगे। अब देखते हैं धारा 25 ग सेक्शन 25C। जिन कर्मकारों की कामबंदी या जबरी छुट्टी की गई है उनका प्रतिकर के लिए अधिकार। जब कभी बदली कर्मकार या आकस्मिक करार से भिन्न किसी ऐसे कर्मकार की जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है और जिसने किसी नियोजक के अधीन कम से कम 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, चाहे निरंतर चाहे आंतरिक रूप से कामबंदी जबरी छुट्टी की जाती है, तब नियोजक ऐसे साप्ताहिक अवकाश दिनों के सिवाय जो बीच में पड़ जाए उन सभी दिनों के लिए जिनके दौरान उसकी इस प्रकार कामबंदी जबरी छुट्टी की जाए ऐसा प्रतिकर देगा जो उसकी उस आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते के योग के जो उसकी उस प्रकार कामबंदी छुट्टी न किए जाने पर संदेह होता 50% के बराबर होगा। यह कहता है कि जब कभी किसी मजदूर को जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है यानी कि हाजिरी रजिस्टर में दर्ज है, ऐसे कर्मकार को जिसने और उसने 1 साल की निरंतर सेवा भी पूरी कर ली है, किसी कारण से उसको कामबंदी या जबरी छुट्टी किया जाएगा तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा कितना दिया जाएगा कि सप्ताह के जितने भी वर्किंग डे होते हैं गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़कर, जितने वर्किंग डे होते हैं उन वर्किंग डे के अंदर उसे जितना आधारिक मजदूरी मिल रही थी और साथ में जो महंगाई भत्ता मिल रहा था उसको मिलाकर प्रतिदिन का जो वेतन मिलता है उस वेतन का कम से कम 50% जो है वो दिया जाएगा मजदूरी के रूप में, उसको मजदूरी का प्रतिकर के रूप में यानी कंपेंसेशन के रूप में मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन यह अधिकार बदली कर्मकार को नहीं दिया गया है और आकस्मिक कर्मकार को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है, यह ध्यान रखना है। आकस्मिक कर्मकार और बदली कर्मकार की परिभाषा हम आगे देखेंगे। और आकस्मिक कर्मकार उसे कहते हैं जिसे कुछ समय के लिए विशेष तौर पर बुलाया गया है, कैजुअली बुलाया गया है। जैसे हम देखते हैं आजकल मजदूर लोग चौराहे पर खड़े होते हैं, जिसको जरूरत है सुबह जाके मजदूरों को ले आए और वो शाम को मजदूर चले जाते हैं, एग्रीमेंट हमारा खत्म। इसी तरह से कारखाने वाले भी बुलाते हैं, कुछ मजदूरों को 5-10 दिन के लिए बुलाते हैं कि स्पेशल ऑर्डर आ गया उसके लिए, या हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए बुलाए या कुछ समय के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन ऐसे मजदूर साल भर काम करने वाले नहीं होते, कैजुअल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब गाड़ी होती है तो गाड़ी को लोडिंग या अनलोडिंग कराने के लिए कुछ मजदूर होते हैं, हमाल जिन्हें बोला जाता है। ये हमाल केवल उनका काम इतना ही होता है कि जैसे गाड़ी आ गई तो वो गाड़ी खाली करवा देंगे, गाड़ी वापस भरवानी है तो काम करेंगे, इसके अलावा वो फैक्ट्री में नहीं बैठते हैं। तो वो हो गए आकस्मिक कर्मकार। और बदली कर्मकार की परिभाषा हम आगे देखेंगे। तो ऐसे कर्मकार को तो लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने भी मजदूर हैं जिनका मास्टर रोल में नाम दर्ज है और 1 साल की निरंतर सेवा पर पूरी कर ली है, तो ऐसे मजदूरों को अगर कभी भी जबरी छुट्टी पर भेजा जाएगा तो उनको प्रतिकर मिलेगा। कितना मिलेगा? जो उनकी आधारिक मजदूरी बनती है, यानी जो बेसिक आपको कह सकते हैं कि वेज है, बेसिक वेज, और उसमें महंगाई भत्ते का योग कर दिया जाए तो उनकी प्रतिदिन की जो मजदूरी बनती है उसकी आधी मजदूरी दी जाएगी। परंतु यदि 12 मास के कालावधि के दौरान कर्मकार की 45 दिन से अधिक की इस प्रकार कामबंदी जबरी छुट्टी की जाए तो उस कामबंदी जबरी छुट्टी के प्रथम 45 दिन के अवसान के पश्चात की किसी भी कालावधि के बाबत ऐसा कोई प्रतिकर उस दशा में संदेह नहीं होगा जिसमें कर्मकार और नियोजक के बीच इस भाव का कोई करार हो।
लेकिन एक मजदूर को साल में 45 दिन तक अगर का जबरी छुट्टी की गई तब तो उसे प्रतिकर मिलेगा। 45 दिन के बाद में भी अगर उसकी जबरी छुट्टी की जाती है तब उसे प्रतिकर नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि अगर 45 दिन तक काम नहीं मिला और जबरी छुट्टी के द्वारा एवज में उसे आधा वेतन दिया जा रहा है तो अब मजदूर से उम्मीद की जाती है कि वो यहां से उम्मीद छोड़ ले और कोई दूसरा काम देख ले। लगातार 45 दिन तक उसे आधा वेतन दिया जा चुका है तो आगे अब उसे जबरी छुट्टी के एवज में कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा। परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतु के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस कर्मकार की छंटनी धारा 25(6) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस कामबंदी या जबरी छुट्टी के प्रथम 45 दिन के अवसान के पश्चात किसी भी समय कर दे और जब ऐसा वह करता है तब पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान कामबंदी या जबरी छुट्टी किए जाने के लिए कर्मकार को किया गया ऐसा कोई भी प्रतिकर उस प्रतिकर में से मुजरा किया जा सकेगा जो छंटनी के लिए संदेह हो। इसने एक और बात कही है कि जब कभी ऐसा मजदूर जो 45 दिन से भी अधिक समय तक जबरी छुट्टी के एवज में प्रतिकर ले चुका है उस मजदूर को अब आगे 45 दिन बीतने के बावजूद भी काम नहीं दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जो मालिक वर्ग है उनके लिए जरूरी होगा कि वह उसे जबरी छुट्टी के लिए जो प्रोसेस होता है वो चालू कर, जबरी छुट्टी के बाद में छंटनी का प्रोसेस चालू कर दे। पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान छंटनी के लिए प्रोसेस शुरू कर दे और छंटनी के लिए प्रोसेस शुरू करने के बाद में जब छंटनी का मुआवजा उसे दिया जाएगा वो फिर मिलेगा उस मजदूर को। लेकिन छंटनी का मुआवजा मिलते समय इन 45 दिन में जब जबरी छुट्टी की गई और जो भी उसे मुआवजा दिया गया है जो प्रतिकर दिया गया है उसे मुजरा यानी कि एडजस्ट जरूर किया जाएगा, उसके अंतर्गत उसमें समायोजित जरूर किया जाएगा। जो छंटनी का मुआवजा है उसमें थोड़ी सी कमी कर दी जाएगी क्योंकि कुछ उसको मुआवजा जबरी छुट्टी के दौरान मिल चुका है, बाकी छंटनी के समय उसे मुआवजा मिल जाएगा। स्पष्टीकरण है अब बदली कर्मचारी के बारे में। बदली कर्मकार से वह कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी औद्योगिक स्थापन में किसी अन्य कर्मकार के स्थान पर नियुक्त है। एक कर्मकार नहीं आ रहा, उसके स्थान पर कोई अन्य कर्मकार अगर नियुक्त है तो वह बदली कर्मकार कहा गया है जिसका नाम स्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है, किंतु यदि उसने स्थापन में 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है तो इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसा नहीं माना जाएगा। बदली कर्मकार कौन हो गया? जो किसी मजदूर के एवज में रहता है। मजदूर जब छुट्टी पे जाता है तो और अगर नियोजक वर्ग ने कहा कि नहीं साहब तुम्हारी जगह कोई दूसरा मजदूर रख के जाओ क्योंकि हमारे पास काम अधिकता है और उसने मजदूर ने ही किसी तरह से अवेलेबल करवाया या मालिक वर्ग ने अपने प्रयास से उस मजदूर के एवज में कुछ समय के लिए कोई मजदूर को रखा तो वो बदली कर्मकार कहलाएगा। लेकिन बदली कर्मकार को भी अगर आपने 1 साल तक काम करवा लिया तो माना जाएगा अब तो वहां जरूरत थी और आपने 1 साल तक उससे काम करवा लिया तो अब वह निरंतर सेवा वाला कर्मकार माना जाएगा, ना कि बदली कर्मकार माना जाएगा। तो आप फिर से देखें 1 साल की गणना कैसे की जाएगी। खान के नीचे अगर काम करता है तो 190 दिन, खान में जमीन के नीचे और अन्य दिशाओं में अगर 240 दिन काम करता है तो 1 साल की निरंतर सेवा मानी जाएगी। और 12 मार्च की कालावधि के दौरान कर्मकार ने अगर 45 दिन तक उसे काम नहीं दिया गया है निरंतर सेवा वाले व्यक्ति को तो ऐसी स्थिति में उसे जबरी छुट्टी या कामबंदी के रूप में प्रतिकर या मुआवजा देना होगा। लेकिन 45 दिन के बाद में उसे कोई मुआवजा तभी मिलेगा जब या तो एग्रीमेंट हो चुका हो और या कोई सरकार ने इस तरह का आदेश किया हो। इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे ही किसी मजदूर को आपने 45 दिन तक जबरी छुट्टी का प्रतिकर दे दिया तो अब यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस कर्मकार की छंटनी धारा 25(6) के अनुसार कर दी जाए और छंटनी के समय उसको फिर जो मुआवजे का हक होता है वह मिलेगा। लेकिन किसी भी तौर पर अगर उसे जबरी छुट्टी का जो मुआवजा दिया गया है वो मुजरा यानी कि समायोजित जरूर किया जाएगा। तो और बदली कर्मकार क्या है वह मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं धारा 25(घ) कर्मकारों के मास्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य।
इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों की काम बंदी या जबरी छुट्टी की गई है, हर नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजन के लिए मस्टर रोल रखे और उसमें ऐसे कर्मकारों द्वारा प्रविष्टि किए जाने का उपबंध करे तो नियत समय पर प्रसामान्य काम घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हो। यानी कि अगर कोई भी मजदूर किसी औद्योगिक स्थापन में काम करता है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है और उस मजदूर की जबरी छुट्टी की गई है, भले ही फिर भी हर नियोजक का कर्तव्य होगा कि वह एक मस्टर रोल रखे, एक रजिस्टर होता है हाजिरी रजिस्टर जैसे मस्टर रोल रखे और उसमें कर्मकारों की प्रविष्टियां हैं वो लिखी जाए और उसमें काम के घंटे मजदूर के लिखे जाए, कब आए कब नहीं आए, उनकी उपस्थिति, इसके बारे में मस्टर रोल में लिखना जरूरी है। और जबरी छुट्टी अगर भेजा जाता है तब भी जब तक जबरी छुट्टी की जा रही है उसके बारे में लिखा जाएगा कि आया जबरी छुट्टी दी गई, क्योंकि जब प्रतिकर की गणना की जाएगी तो उसके अंदर नियोजक के जो डॉक्यूमेंट है वह भी महत्वपूर्ण है और जो मजदूर के जो डॉक्यूमेंट है वह भी महत्वपूर्ण है। दोनों का ही अपना महत्व बनता है। अब देखते हैं धारा 25 सेक्शन 25E। कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिए हकदार न होना। कुछ दशाएं ऐसी दी गई है जब कर्मकार को कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा। उस कर्मकार को जिसकी कामबंदी या जबरी छुट्टी कर दी गई है उस दशा में कोई भी प्रतिकर नहीं दिया जाएगा, जबकि नीचे की 3 शर्तों में से कोई हो जाए। क्या है? वह उसी स्थापन में जिसमें उसकी कामबंदी या जबरी छुट्टी की गई है या उसी नियोजक के किसी दूसरे स्थापन में जो उसी नगर या गांव में या जिस स्थापन का वह है उससे 5 मील की परिधि के अंदर स्थित है, कोई अनुकल्पित नियोजन प्रतिग्रहित करने से इनकार करता है। यदि नियोजक की राय में ऐसे अनुकल्पित नियोजन के लिए किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो और वह उस कर्मकार द्वारा किया जा सकता हो, परंतु तब जबकि कर्मकार को उस मजदूरी की जो उसे प्रसामान्यता दी गई हो प्रस्तावना उस अनुकल्पित नियोजन के लिए भी की गई हो। इसको हम ध्यान से समझते हैं। जब कभी नियोजक वर्ग ने यानी मालिक वर्ग ने किसी मजदूर की जबरी छुट्टी और कामबंदी की गई है तो उसे कुछ परिस्थिति दी गई जब प्रतिकर नहीं मिलेगा। उसमें से पहली परिस्थिति यह है कि जब जबरी छुट्टी भेजा जा रहा है उसके एवज में मालिक वर्ग ने कहा कि उसी वेतन पर, वेतन नहीं बदला है, उसी वेतन पर और उसी फैक्ट्री में या उसी नियोजक में कोई दूसरा काम दे दिया, या मालिक वर्ग की कोई दूसरी फैक्ट्री है उसमें काम पे लगा दिया जो उसी गांव में या उसी शहर के अंदर है, या जिस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा था उससे 5 मील के परिधि के अंदर, 5 मील लगभग 7.5 किलोमीटर के आसपास होता है, 7.5-8 किलोमीटर, तो 7.5-8 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर भले वो गांव भी बदलता हो तो कोई बात नहीं है, 5 मील की परिधि के अंदर वहां दूसरी जगह अनुकल्पित नियोजन अगर नियोजक वर्ग ने दे दिया है तो ऐसी स्थिति में कर्मकार को जबरी छुट्टी का प्रतिकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि जहां नया काम मिल रहा है वहां मजदूरी उतनी ही मिल रही हो जितनी पहले मिल रही हो, एक बात, और काम ऐसा हो जो मजदूर कर सकता हो। नियोजक वर्ग की नजर में अगर उसमें कोई अतिरिक्त कौशल की जरूरत नहीं पड़ती तो ही उसे सौंपा जा सकता है, लेकिन अगर उस काम में अतिरिक्त कौशल की जरूरत पड़ती है जो मजदूर के बस की बात नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह जबरी छुट्टी का प्रतिकर का हकदार बन जाएगा। वह नियत समय पर स्थापन में काम के लिए प्रसामान्य काम के घंटों के दौरान दिन में कम से कम एक बार स्वयं उपस्थित नहीं होता। जबरी छुट्टी का प्रतिकर लेने के लिए जरूरी है कि वह एक बार सुबह आए, मालिक वर्ग के पास बैठे और मालिक वर्ग को कहे कि वह काम के लिए तैयार है, लेकिन मालिक वर्ग कहे कि उसके पास काम नहीं है तो वह चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे कम से कम एक बार तो आना पड़ेगा। जब वो आता है और मालिक वर्ग काम पे नहीं देता है तभी उसे प्रतिकर मिलेगा। ऐसी कामबंदी या जबरी छुट्टी उस स्थापन के किसी दूसरे भाग में कर्मकारों द्वारा हड़ताल किए जाने या उत्पादन गति मंद किए जाने के कारण की गई हो। जबरी छुट्टी जब कभी इस कारण से की जाती है कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी और मजदूरों ने हड़ताल करने के कारण काम ही नहीं है मालिक वर्ग के पास में, और ऐसी स्थिति में उसने कुछ मजदूरों को काम नहीं दिया, खासकर दैनिक वेतनभोगी को, जैसे हमाल या जो इस तरह के आते रहते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग वाले आते रहते हैं, अस्थायी कर्मचारी,
उनको काम नहीं मिला, तो उसमें मालिक वर्ग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जबरी छुट्टी इस कारण की गई क्योंकि बाकी कर्मकारों ने हड़ताल कर रखी है, और बाकी कर्मकारों की हड़ताल के कारण से जो अस्थायी कर्मचारी है उनको काम दिया ही नहीं जा सकता, तब भी उनको कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा। इसी के साथ आज हमारा 16वां वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है और औद्योगिक विवाद अधिनियम के ऊपर 11वां वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं भरत कुमार जाजड़ा आपसे अनुमति चाहूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।